इसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, if money is worth I per period, if money is worth I per period, if money is worth I per period, comma, then present value capital P then present value capital P of amount S then present value capital P of amount S of amount S due n periods hence due n periods hence is given by due n periods hence is given by P is equal to is given by P is equal to S into P is equal to S into 1 plus I की होल पावर माइनस एन, 1 प्लस आई की होल पावर माइनस एन। क्या होता है कि कोई भी जो मनी होता है ना, मनी की कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू जरूर होती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आज हमारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, या आज हमारे पास 10 रुपए हैं, तो अगर धीरे धीरे हम ये सोचें कि टाइम जो मनी है, जो रुपी है, उस रुपी की वैल्यू अगर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, तो आज जो हमारे पास 10 रुपए हैं वो शायद 2 साल बाद उसकी वैल्यू लगभग लगभग 12 रुपीज या 15 रुपीज के बराबर होगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू की बात करी जा रही है। इफ मनी इज वर्थ आई पर पीरियड, आई पर पीरियड का मतलब क्या है कि मनी का जो वैल्यू है उसमें आई एक अमाउंट है आई के, उससे अमाउंट आई के हिसाब से वो बढ़ता रहता है। जैसे हमने ये कह दिया कि भाई 1 रुपया जो है वो 1 साल के बाद में 1 रुपए 10 पैसे के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, 1 रुपया 1 साल बाद 1 रुपए 10 पैसे के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू हो गई 0.10, 10 पैसा, 10 पैसे का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो 10 पैसे का मतलब क्या होता है बेटा, 10/100 रुपी, रुपी 10/100। तो यहां से मैं इसको बोल सकता हूँ 0.10, दिस विल बी माई वैल्यू ऑफ आई। ये पैसे में इतना, मतलब मनी में 1 रुपए की वैल्यू में इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, इतना बढ़ा, इतना बढ़ रहा है वो। ठीक है, तो आई तो ये हो गया कि जिस जिस एक ऐसा पैरामीटर, जिस पैरामीटर से मैं ये बता सकूं कि हमारे मनी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है। या कई बार ऐसा होता है कि मनी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कई बार हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी का रेट कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के जो दाम है वो काफी कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए की कोई एक छोटी सी जमीन का कोई टुकड़ा खरीद लिया, 10 लाख रुपए का, और हम ये सोचते हैं कि कुछ समय बाद उसकी वैल्यू शायद 12 लाख रुपए हो जाए या 15 लाख रुपए हो जाए। लेकिन हम जब मार्केट रेट पता करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि 4 या 5 साल बाद वो जो 10 लाख रुपए का हमने एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा था, तो वो उसकी वैल्यू घटकर 8 लाख रुपए रह गई। तो इसका मतलब क्या है कि 2 लाख रुपए कम हो गए, उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए कम हो गई। तो इंक्रीमेंट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, आई यानी कि इंक्रीमेंट। और अगर इंक्रीमेंट नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी, वो मतलब घट जाएगा, कम हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर ये है देन प्रेजेंट वैल्यू पी ऑफ अमाउंट एस ड्यू एंड पीरियड्स हेंस इज गिवन बाय।
इनिशियली जो हमारे पास अमाउंट था वो ₹s का था, और हमने बोला कि उसकी वैल्यू जो है वो रुपी की जो वैल्यू है वो आई जो टर्म है वो इसका इंक्रीमेंटल टर्म है। तो उसकी जो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद, तो ये जैसे एन वैल्यू है, एन एन है टाइम पीरियड कि कितने साल बाद, तो उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, P इज इक्वल टू एस इंटू वन प्लस आई की पावर माइनस एन। तो एक तो ये फॉर्मूला भी क्वेश्चंस करेंगे तो सारे फॉर्मूले क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आप नोट करें, अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी। एन्युइटी मतलब एनुअल इज फॉर ईयर, तो ईयर 1 साल के बाद में पैसा कितना हो जाएगा, पैसे की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, या कोई मशीन है उस मशीन की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट आप इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी। अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी, इसमें लिखें द अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू एस ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी, द अमाउंट और future value s of an ordinary annuity, the amount or future value s of an ordinary annuity of rupee r per period, of rupee r per period for n periods at the rate for n periods at the rate I per period is given by, at the rate I per period is given by at the rate I per period is given by s is equal to s is equal to r into 1 plus I की पावर n माइनस वन, 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस वन अपॉन आई, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी का मतलब क्या है कि फ्यूचर वैल्यू पैसे की या किसी भी कमोडिटी की फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी। द अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू एस ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी, एन्युइटी मतलब जैसे कि एक बॉन्ड समझ लीजिए साल भर के लिए, ठीक है, या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, मतलब हमें कोई भी चीज अगर कैलकुलेट करनी है, अगर हमें किसी भी चीज की, मान लीजिए हमारे पास गोल्ड है, हमें उस गोल्ड की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि 4 साल या 5 साल बाद वो गोल्ड कितने का हो जाएगा। आज मैंने 5,000 या 10,000 रुपए का गोल्ड खरीदा, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। तो ऑफ रुपी आर पर पीरियड, पर पीरियड का मतलब क्या है, रुपी आर पर पीरियड का मतलब क्या है कि आर रुपीज बढ़ जाएगा वो 2 साल बाद या 4 साल बाद, ठीक। फॉर एन पीरियड्स, एन पीरियड्स मतलब कितने साल, एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक। और एट द रेट आई पर पीरियड, तो आई उसका रेट दे रखा है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ऐसे ही। तो इसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आई की होल पावर एन माइनस वन अपॉन आई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, एक तो ये तो फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा कि जैसे ये तो फ्यूचर वैल्यू हो गई एन्युइटी की, अगर किसी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कि मतलब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू दे रखी है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे।
present value of an annuity, present value of an annuity. The present value P of an ordinary annuity the present value P of an the present value P of an ordinary annuity of rupees R per payment period, rupees R for payment period for n periods or n periods at the rate of for n periods at the rate of I per period is given by at the rate of I per period is given by at the rate of I per period is given by P is equal to R into 1 minus 1 plus I की पावर माइनस n 1 minus 1 plus I की पावर माइनस n अपॉन I। ठीक है, तो ये फ्यूचर वैल्यू के लिए हो गया। और अगर फ्यूचर वैल्यू ना निकालनी हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो उसके लिए ये हो गया। फिर उसके बाद ये होता है कि एक फंड होता है जिसको हम बोल सकते हैं सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब क्या हुआ? डूबता हुआ फंड, डूबता हुआ पैसा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम एक किसी भी कोई हम टेक्निकल चीज की बात करते हैं, किसी लैपटॉप की बात करते हैं। अब हमारा मान लीजिए लैपटॉप से हमारा काम चलता है, हम सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप पर लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, जो भी हमारा वर्क है। तो हम उस लैपटॉप को यूज करेंगे सुबह से लेकर शाम तक। हमने सुबह से शाम तक यूज करा, मान लीजिए 8 घंटे या 10 घंटे हमने लैपटॉप को यूज करा। तो हमने लैपटॉप मान लीजिए 50,000 या 60,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा। अब क्या होता है कि 7-8 साल, मतलब 7-8 घंटे हम उसको यूज कर रहे हैं। तो हम एक अंदाजा लगाकर चलते हैं कि ये 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल बाद ये लैपटॉप या तो डिग्रेड हो जाएगा, या इस परफॉर्मेंस इसकी खराब हो जाएगी, या लैपटॉप जो है ये बिल्कुल डेड हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि शायद हमको 5 साल बाद एक नए लैपटॉप की जरूरत पड़े। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमारा डूबता हुआ पैसा है, सिंकिंग फंड। मैं लिख रहा हूं इधर, सिंकिंग फंड। तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करा जाता है, कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है कोई भी बड़ी कंपनी, तो वो पहले से ही अपने सिंकिंग फंड्स को असाइड करके रखती है। सिंकिंग फंड का मतलब क्या है? कि वो पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं कि अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कंपनी में मान लीजिए 10 लैपटॉप हैं, और उन्होंने आज वो लैपटॉप खरीदे, एक लैपटॉप 50,000 का आया, तो 10 लैपटॉप आ गए 5 लाख रुपए के। ठीक है, तो वो पहले से ही ये समझ कर चलते हैं कि हमें 5 साल बाद नए लैपटॉप्स लेने की, या इन्हीं लैपटॉप्स में कुछ ना कुछ अपग्रेड कराने की जरूरत पड़ेगी। तो वो पहले से ये सोच कर चलते हैं कि 5 साल बाद हमको इतना पैसा इसमें लगाना पड़ेगा।
तो ऐसे कैपिटल को, ऐसे फंड को वो बोल देते हैं सिंकिंग फंड, कि ये हमारा डूबता हुआ पैसा है। तो उस पैसे को वो पहले से ही अलग निकाल कर रखते हैं। तो वो ये सोच कर चलते हैं कि भाई हमको हर साल अगर हमको नया भी लैपटॉप खरीदना पड़ा 5 साल बाद, तो शायद वो 50,000 का ना आकर शायद 60,000 का आएगा या 70,000 का आएगा। तो वो पहले से ही ये मानकर चलते हैं कि हमको हर ईयर हमको 14,000 रुपीज, अगर 70,000 का लैपटॉप है तो हर ईयर 14,000 रुपीज हमको पहले से ही साइड में रखकर चलना है। तभी 5 साल बाद हमारे पास वो 70,000 का कैपिटल एक जगह रखा हुआ होगा। हमको पता है कि अब हमारे पास 70,000 रुपीज है, तो अब हम लैपटॉप नया परचेज कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है सिंकिंग फंड। ठीक, अब सिंकिंग फंड को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है, नोट करिएगा। इसमें सिंकिंग फंड में आप लिखें अमाउंट इन अ सिंकिंग फंड। amount in a sinking fund, the amount in a sinking fund at any time the amount in a sinking fund the amount in a sinking fund at any time is the amount of the annuity formed the amount in a sinking fund the amount in a sinking fund at any time is the amount of the annuity formed is the amount of the annuity is the amount of the annuity formed by the payments. Full stop. Amount in a sinking fund is given by the amount in a sinking fund capital S is given by is given by is given by capital S is equal to R into plus I, R into 1 plus I की power n minus 1 upon I, minus 1 upon I, where capital R क्या है यहाँ पर, पीरियोडिक डिपॉजिट और पेमेंट, पीरियोडिक डिपॉजिट और पेमेंट। कैपिटल आर इज पीरियोडिक डिपॉजिट और पेमेंट, स्मॉल एन नंबर ऑफ पीरियोडिक डिपॉजिट्स और पेमेंट्स, स्मॉल एन नंबर ऑफ पीरियोडिक डिपॉजिट्स और पेमेंट्स, नंबर ऑफ पीरियोडिक डिपॉजिट्स और पेमेंट्स, स्मॉल आई इंटरेस्ट पर पीरियड, इंटरेस्ट पर पीरियड, इंटरेस्ट पर पीरियड। उसके बाद सिंकिंग फंड पेमेंट,
सिंकिंग फंड पेमेंट, सिंकिंग फंड पेमेंट नोट करिए, ये है द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ ₹r रिक्वायर्ड the periodic payment of ₹r required to accumulate a sum of required to accumulate a sum of ₹s over n periods over small n periods with interest charged at the rate with interest charged with interest charged at the rate I per period is given by at the rate I per period is given by R is equal to capital R is equal to IS, capital R is equal to IS upon 1 plus I की power n, 1 plus I की power n minus 1. द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ ₹r, पीरियोडिक पेमेंट ऑफ ₹r, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये लेकर चलते हैं कि भाई हमको अगर साल के 12,000 रुपए बचाने हैं, 5 साल बाद एक लैपटॉप जो 60,000 का है, अगर हमको साल के 12,000 रुपए बचाने हैं तो हमको हर महीने 1,000 रुपए बचाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तभी पूरे साल में हम 12,000 रुपए बचा पाएंगे और तभी 5 साल बाद हमारे पास 60,000 का एक सिंकिंग फंड होगा, सिंकिंग फंड होगा जो हमको इन्वेस्ट कर देना है एक नया लैपटॉप परचेज करने में। तो वही चीज है यहाँ पर, इन्होंने बोला आर है पीरियोडिक डिपॉजिट और पेमेंट, ठीक है। तो पीरियोडिक डिपॉजिट और पेमेंट का मतलब क्या है कि हम हर मंथ या हम हर साल कितना कितना पीरियोडिक हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो वो तो कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर निकालने के लिए ये है हमारे पास, अगर पूरा एस दे रखा है, एस यानी कि हमको ये बता रखा है कि हमको 1 साल, हमको 5 साल बाद हमें 60,000 रुपीज की जरूरत है, तो वो जो 5 साल बाद एक पूरा बड़ा अमाउंट चाहिए होगा ना, उसको तो दे रखा है, फ्यूचर वैल्यू को तो दे रखा है इन्होंने एस, ये तो पूरा सिंकिंग फंड का 5 साल बाद जो हमको अमाउंट देना है, ये तो वो वाला अमाउंट हो गया। और ये वो है जो पीरियोडिक पेमेंट है कि पीरियोडिकली हमको इतना 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 सेव करके चलना है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक तो ये वाला फॉर्मूला 1 2 3 4 और 5, ये 5 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। और कब कौन सा लगाना है वो आप अभी समझ जाएंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पेज नंबर 24.2 पर एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 इसमें है, हाउ मच शुड अ कंपनी सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर का मतलब क्या है कि वो सिंकिंग फंड की बात हो रही है कि हमको हर साल इतना पैसा बचाकर चलना है, एक तरफ रख देना है। इफ इट हैज टू बाई अ मशीन एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट ₹200,000 यानी कि ₹2 lakhs एट द एंड ऑफ 6 years
and rate of interest is 10% per annum compounded annually given 1.1 की पावर 6 is equal to 1.771. ठीक है, तो उसको 6 साल बाद 2 लाख रुपए की एक मशीन परचेज करनी है। ठीक है, एक कंपनी को 6 साल बाद 2 लाख रुपए की एक मशीन परचेज करनी है। तो जब उसको 2 लाख रुपए की एक मशीन परचेज करनी है तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई एस की वैल्यू, ये हो गई फ्यूचर वैल्यू, सिंकिंग फंड की फ्यूचर वैल्यू कि ये 2 लाख रुपए उसके 6 साल बाद डूब जाने वाले हैं, उसको एक मशीन परचेज करनी पड़ेगी। तो एस इज इक्वल टू ₹200,000। एक तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स का मतलब क्या है कि ये जो एन है ये नंबर ऑफ ईयर्स होता है, नंबर ऑफ पीरियोडिक डिपॉजिट्स। तो ये कितना हो गया बेटा? 6 ईयर्स। ठीक है, और ये क्या होता है? आर होता है पीरियोडिक पेमेंट, कि उसको कितना, एक साल, हर साल उसको कितना बचाकर चलना है। तो आर वो हमसे पूछ रहे हैं। आई आपका इंक्रीमेंट का रेट या इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट है? इन्होंने बोला 10% कम पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो 10% पर ईयर का दे रखा है। एंड 1.1 की पावर 6 इज इक्वल टू दे रखा है 1.771। 1.771 ये दे रखा है। तो वो आर पूछ रहे हैं, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। शायद मुझे लग रहा है फॉर्मूला आप समझ में आ गया होगा कब कौन सा लगाना है। ठीक है, तो हाउ मच अ कंपनी शुड सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो पीरियोडिकली उसको कितना पैसा बचाकर चलना है हर साल। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि R इज इक्वल टू आई एस अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा आई 10% है। ठीक है, तो आई को जो है ना, आई को परसेंटेज में ना लेकर इस तरह से लेना है कि 10% है ना, तो 10 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया तो 1/10 कितना हो गया? 0.1। तो ऊपर लिखिएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई एस कितना? 2,200,000 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है? 0.1। 1 प्लस 0.1 की पावर 6 माइनस 1। ठीक है, ये जो 0.1 है ये बन जाएगा बेटा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 200,000। तो एक 0 से एक 0 कट गया अपॉन 1.1 की पावर 6 माइनस 1। तो ऊपर बचा 20,000। 1.1 की पावर 6, ये हमारा काम इन्होंने आसान कर दिया, ये इन्होंने दे दिया 1.771 माइनस 1। तो 20,000 अपॉन 0.771। बस ये डिवाइड करना, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सीधा लिख रहा हूं, कर लेना अपने आप डिवाइड। ये है 25,940.33। ठीक है, हर साल उसको इतना पैसा बचाकर चलना पड़ेगा ताकि 6 साल बाद उसको मशीन परचेज करते टाइम कहीं से लोन ना लेना पड़े। समझ गए? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। A sinking fund is created for the redemption of debentures of rupees 1 lakh at the end of 25 years. Redemption of debentures। ठीक है, डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने हमारी कोई कंपनी है और हमने क्या करा, हमने हमारे पास कंपनी में एक नया प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना था, तो उसके लिए हमको कुछ पैसों की ज़रूरत थी।
तो जब हमको पैसों की जरूरत थी तो हमने ये कहा कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो हम ना क्या करते हैं, हम उसके शेयर्स इशू कर देते हैं मार्केट में। तो जब हमने उसके शेयर्स इशू कर दिए, तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप 1 रुपया लगाओगे हमारे प्रोडक्ट में, अगर आप 1 रुपया लगाओगे तो उसके बदले में आपको इतना पैसा मिलेगा। तो अगर कोई 1 लाख रुपए लगाएगा तो उसको उसी रेशो में पैसा मिलेगा, अगर कोई 10 लाख रुपए लगाएगा तो उसको उस रेशो में पैसा मिलेगा। तो एक तरह से ये हो जाता है कि अगर आपने शेयर्स इशू कर दिए तो जितने लोगों ने आपके शेयर्स परचेज करे हैं, यानी कि उनके पास ये प्रूफ है कि उन्होंने आपकी कंपनी को इतना इतना पैसा दे रखा है, तो वो जब प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे तो उन प्रोडक्ट्स में से उतना 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 प्रॉफिट सबको जाता रहेगा। तो अब इन्होंने ये बोला कि वो शेयर्स के जो बदले में जो डिबेंचर दिए जाते हैं, यानी कि जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, तो ये एस्टिमेट करा गया, ये एक्सपेक्ट करा गया कि 25 साल बाद आपको 1 लाख रुपए देने होंगे डिबेंचर के तौर पर। डिबेंचर का मतलब ये है कि शेयर जब उन्होंने खरीदे हैं तो उसके बदले में उनका पैसा भी उनको आपको रिटर्न करना है विद सम इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि कंपनी ने पहले से ही एस्टेब्लिश कर रखा था कि उसको 25 साल बाद एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स उसको 1 लाख रुपए डिबेंचर के तौर पर लोगों को देने हैं। तो उसको 25 साल बाद इतना पैसा देना है। इसका मतलब क्या है, ये उसका सिंकिंग फंड है। तो एस की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपए। जैसे यहां पर था कि 6 साल बाद उसको मशीन खरीदनी थी 2 लाख रुपए की, तो ये सिंकिंग वैल्यू दे रखी थी, सिंकिंग फंड की वैल्यू दे रखी थी। तो अब क्या करेंगे इसमें एग्जांपल नंबर 2 में इसकी वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपीज सिंकिंग फंड की। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स, तो एम दे रखा है 25 ईयर्स। उसके बाद हाउ मच मनी शुड बी प्रोवाइडेड out of profits each year for the sinking fund if the investment can earn interest 4% per annum। 4% पर एनम, इसका मतलब क्या है, इसको आप उसमें कन्वर्ट करो 4/100, ये हो गया 0.04। आर पूछ रहे हैं कि हर साल कंपनी को कितने पैसे बचाकर रखने हैं ताकि 25 साल बाद वो 1 लाख रुपए आसानी से दे पाए। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला, आर इज इक्वल टू आई एस अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। तो R इज इक्वल टू आई कितना है 0.04 इंटू 1,00,000 अपॉन 1 प्लस आई कितना है 0.04, इसकी पावर n यानी कि 25 माइनस 1। अच्छा, एक और चीज, बहुत अच्छी चीज जो ये दे देते हैं क्वेश्चन में ही, 1.04 की पावर 25 ये दे रखा है, 1.04 की पावर 25 ये दे रखा है हमको कितना, 2.6658। अच्छा मन्नत, एक चीज ना ये पता करना कि अप्लाइड मैथ्स में कैलकुलेटर अलाउड है क्या? सर हाँ, पता है या नहीं पता तुम्हें? सर अभी तो नहीं पता। एक बार पता करना कि अप्लाइड मैथ्स वालों को कैलकुलेटर अलाउड है क्या, क्योंकि ये कैलकुलेशंस ना थोड़ी लंबी हैं इसकी। ओके सर। पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेट कैंसिल आउट हो गया, तो 4 इंटू 123 4000 हो गया, अपॉन ये बन जाएगा 1.04 की पावर 25 यानी कि 2.6658 माइनस 1। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो बेटा वैल्यू आ रही है 2401.25 रुपीज
2401.25 2401 रुपए 25 पैसे। तो इतना पैसा उसको हर साल बचाकर चलना है ताकि 25 साल बाद वो 1 लाख रुपए आसानी से पेमेंट कर पाए। ठीक है, अभी इसमें जो है इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्राई करना आप। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप शुरुआत के 6-7 क्वेश्चंस कर लेना ट्राई, बाकी एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, इसमें सब रिपीट हो रहे हैं। आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल्स में भी सारे के सारे पीरियोडिक पेमेंट वाले क्वेश्चंस हैं कि मतलब आर की ही वैल्यू ज्यादातर में पूछी जा रही है। कोई 1-2 क्वेश्चन है जिसमें एस की वैल्यू पूछी जाती है, मतलब ये वाला फॉर्मूला 1-2 जगह लगेगा, बाकी फॉर्मूले ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो 6 या 7 क्वेश्चन कर लेना शुरुआत के फर्स्ट एक्सरसाइज से। ओके सर। ठीक है, फिर परपेचुइटी वाला पोर्शन जो है वो मैं आपको मंडे से कराता हूँ, और मंडे को सुबह रख लूँ क्लास, हाँ सर, सुबह ठीक है ना? चलो सुबह रख लेंगे फिर। ओके सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।